1947 के वसंत में 6 स्कैंडिनेवियाई खोजकर्ताओं ने प्रशांत महासागर को पार करते समय एक अजीब घटना देखी। किसी तरह लहरों के नीचे गहरे रहने के लिए जाना जाने वाला छोटा स्क्विड उनकी नाव की छत पर दिखाई देता रहा। क्रू आश्चर्यचकित रह गया जब तक कि उन्होंने स्क्विड को लगभग 50 मीटर तक समुद्र के ऊपर उड़ते हुए नहीं देखा। जमीन पर लोग मुश्किल से ही खोजकर्ताओं पर विश्वास कर पाते थे। यह असंभव लग रहा था कि पंख या हड्डियों के बिना समुद्री जीव उड़ सके। फुटबॉल मैदान की आधी लंबाई तक यात्रा करना तो दूर की बात है। लेकिन अगले कई दशकों में और भी रिपोर्टें सामने आने लगी। नाविकों ने हवाई स्क्विड को मोटर नौकाओं के साथ तालमेल बिठाने का वर्णन किया। रिसर्चर्स ने बताया कि बंदी स्क्विड रातों रात उनके टैंक से भाग निकले। और जैसे जैसे कैमरे व्यापक होते गए, नाविकों ने अंततः इन ऊंची उड़ान वाले सेफलोपॉड्स के सबूत कैप्चर करने शुरू कर दिए। लेकिन ये समुद्री जीव आसमान तक कैसे और क्यों पहुंच जाते हैं, जबकि केवल कुछ स्क्विड प्रजातियों को उड़ान भरते हुए दर्ज किया गया है? अधिकांश स्क्विड समुद्र पार करने के तरीके में एक जैसे हैं। स्क्विड के शरीर के बाहर मसल्स की एक विशाल नलिका होती है जिसे मैंटल कहा जाता है। स्क्विड के सिर के चारों ओर छोटे छोटे छिद्रों से पानी उस ट्यूब में प्रवेश करता है। फिर मांसपेशियां इन छिद्रों को बंद कर देती हैं और स्क्विड अपने शरीर के आधार से पानी को जबरदस्ती पंप करता है। व्यवहार में ये मेंटल को एक लघु जेट पैक बनाता है जो स्क्विड को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पानी में धकेलता है। ये प्रक्रिया स्क्विड के सांस लेने की प्रक्रिया भी है। स्क्विड के गिल्स मेंटल के अंदर आराम करते हैं और पानी से ऑक्सीजन को उनके पास धकेलते हैं। हवा से भरे गिल्स और पानी से भरे मेंटल के साथ स्क्विड शिकारियों से आगे निकल सकता है और अपने शिकार का पीछा कर सकता है, या कुछ प्रजातियों के मामले में वे समुद्र की सतह को तोड़ सकते हैं और एक एपिक उड़ान का प्रयास कर सकते हैं। पानी के प्रतिरोध के बिना एक स्क्विड का एक्सेलरेशन 1 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक जाने वाली कार के समान होता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्क्विड तेजी से एरोडायनेमिक लिफ्ट उत्पन्न करता है, लेकिन हवा में रहने के लिए उन्हें पंखों जैसी किसी चीज की जरूरत होगी। सौभाग्य से हमारे उड़ते सेफलोपॉड के पास एक प्लान है। स्क्विड टेंटिकल्स मस्कुलर हाइड्रोस्टैट्स होते हैं, जिसका अर्थ है कि मांसपेशियों के तनाव से टिश्यू को मजबूती से रखा जा सकता है। अपने टेंटिकल्स को एक कठोर संरचना में फैलाकर स्क्विड उन्हें लचीले पंख जैसी संरचनाओं में बदल देता है जो उसकी उड़ान को स्थिर कर देते हैं। शरीर के उल्टे छोर पर आमतौर पर हल्की तैराकी के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 पंखों को पंखों के दूसरे सेट के रूप में नया उद्देश्य मिलता है, और इन पंखों को नीचे मोड़कर एक स्क्विड खुद को स्ट्रीमलाइन कर सकता है और समुद्र में डुबकी लगा सकता है। ये स्थापित करने के लिए बहुत कम अवलोकन किए गए हैं कि स्क्विड का विशिष्ट उड़ान प्रक्षेप पथ कैसा दिखता है। उनकी उड़ान गति के आधार पर 10 सेंटीमीटर का स्क्विड काल्पनिक रूप से खुद को पानी से 6 मीटर ऊपर लॉन्च कर सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने जो देखा है उससे पता चलता है कि उड़ने वाला स्क्विड सतह के करीब रहते हुए नीचे की ओर फिसलता है। ये ट्रेजेक्ट्री स्क्विड को सामान्यतः कई सेकंड की उड़ान में अधिकतम संभव हॉरिजॉन्टल दूरी तय करने देता है। इससे अधिक फ्यूल के लिए पानी में वापस गोता लगाना या शिकारी पक्षियों से तुरंत बच के निकलना भी आसान हो जाता है। लेकिन स्क्विड आखिर क्यों उड़ते हैं? प्रमुख सिद्धांत बताते हैं कि उड़ान एक एस्केप व्यवहार है, क्योंकि उड़ने वाला स्क्विड आमतौर पर पास के शिकारी या जहाज से भागता हुआ लगता है। अन्य शोधकर्ता मानते हैं कि उनकी उड़ान एक ऊर्जा बचत माइग्रेशन रणनीति हो सकती है, क्योंकि पानी की तुलना में हवा में आगे बढ़ने में कम ऊर्जा लगती है। हालांकि यह भी संभव है कि उड़ना सीखना जवानी में जीवित रहने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। युवा छोटे स्क्विड संभावित रूप से अपने बड़े रिश्तेदारों की तुलना में तेजी से और दूर तक उड़ सकते हैं, और चूंकि वयस्क स्क्विड शिशुओं को खा जाते हैं, इसलिए समुद्र के ऊपर उड़ने से यह पक्का करने में मदद मिल सकती है कि युवा स्क्विड एक और दिन उड़ने के लिए जीवित रहेंगे। इन वीडियो के साथ सीखते रहें और सदस्यता लेने के लिए मत भूलना, और कुछ नया सीखने का मौका कभी न चूकें।